4%, यानी 600 से 700 घर बना कर दिए हैं। और वो 700 घर कहाँ हैं उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका है। लेकिन चंद एक घर जो फिर मुझे सूबाई हुकूमत के एहलकारों ने ही दिखाए हैं, वो ज़रा देख लीजिए वो कैसे हैं, फिर आगे बताती हूँ आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम घर गिराते नहीं बनाते हैं। इब्राहिम हैदरी के इलाके में भी चंद घर हैं जो कि बिलावल ने बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम के तहत या बेनज़ीर हाउसिंग सेल के तहत बना कर दिए हैं। आइए आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे पीपल्स पार्टी घर बना कर दे रही है आवाम को। कम से कम 40 गज का ये रकबा है जिसके ऊपर ये घर बना हुआ है। एक चीज़ बड़ी अच्छी कि यहाँ पर क्योंकि कराची में जिस तरह की बारिशें हो रही हैं और लोगों के घरों में जिस तरह पानी चला जाता है, तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लग रही है कि थोड़ा हाइट पे घर बना हुआ है कि अगर पानी वानी आता है तो जो रहने वाले हों उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये भाई हैं, इस घर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसने बना के दिया है घर? ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की वजह से बना। अच्छा, कैसे आपने बनवाया है घर? पहले हमारी झुग्गियाँ थी दो, तो ये लोग आए कार्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड था हम लोगों का, उसके ज़रिए बोला कि जगह आपके पास, तो हम लोगों ने घर दिखाया तो बोले झुग्गी थी, तो उसने बोला कि आपका घर बनेगा। हम लोगों ने बोला अच्छा है। फिर आस्ते आस्ते ये काम चालू हो गया, तो बना के जब गए फिर दोबारा आए कि बोला अभी तुम लोग रह सकते हैं। फिर हम लोगों ने रहना शुरू किया। इतना टाइम हम लोग पड़ोसियों के पास इधर झुग्गी थी, जो झुग्गी तो करते क्या है आप? गधा गाड़ी चला, मजदूरी करते। अच्छा, तो आपकी बीवी ने अप्लाई किया था, आपकी बीवी ने दरख्वास्त दी थी, कहाँ पर दी? ये तो पहले शुरू में कार्ड इसको मिला था। ये हम लोग तो जाहिल आदमी कहाँ क्या है वो तो हम लोग ज़्यादा इल्म ही नहीं। तो फिर उसको आस्ते से पैसे भी मिलने शुरू हो गए। फिर ये जब बना तो उन लोगों पहले कार्ड का मालूमात किया, तो वो कार्ड दिखाया तो बोला सही है, तुम लोगों का घर बनेगा। बिजली वगैरह कैसे आती है? हम लोगों ने दूसरों से ली के हर महीने का 500,000 देते हैं। बिजली नहीं, अगर थोड़ी नाराज़गी हो जाए तो वो निकाल लेते हैं, फिर आप दूसरों से ले लेते हैं। अच्छा, और गैस कैसे आती है? गैस भी किधर नहीं है। किचन नहीं है यहाँ पर, आप लोग बनाते कैसे हो, कहाँ पे बनाते हो? जिधर बैठ के, ये पड़ोसी का घर है वहाँ बैठ के बनाते। घर के कागजात हैं? कागजात यहाँ किसके पास? कोई अमीर आदमी होगा तो उसके पास होगा। कॉरिडोर के साथ एक कमरा इधर दिया हुआ है और इसी तरह का एक और कमरा ये सामने भी है। दो सवालात थे मेरे कि घर के अंदर वॉशरूम भी नहीं है, किचन भी नहीं है। तो वॉशरूम जो है वो कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है बाहर, वो आपको सामने दिखाई देगा। और किचन के हवाले से अभी क्योंकि जो ये फ़ेज़ 3 है और फ़ेज़ 3 के प्लान में इतना ही प्लान है। असिस्टेंट इंजीनियर सिद्दीक हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप लोगों ने बना के दिए हैं, सबसे पहले तो मुझे तरीक़ाकार समझा दें किस तरह से बना के दिए हैं, क्या ये जो इनके मालिक थे क्या किया उन्होंने, क्या आप लोगों ने फिर ये घर बना के? ये जो घर हम बनाते हैं थ्रू CSOs के बनाते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो और हम मिलकर फिजिबिलिटी तैयार करते हैं। और जिस बेनिफिशरी का बेसिक कार्ड हो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तो उसको अगर वो पावर्टी लाइन में आ जाता है तो हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। जैसे अब आप ये भी 2 घर देख रही हैं कि यहाँ पहले झूपड़पट्टियाँ बनी हुई थी, तो उसको उन्होंने मिटाकर फिर ये घर बनाए दिए। कितने का बना है ये 4,21,000 का कास्ट है और ये पूरी गवर्नमेंट पे करती है, 1 रुपया भी बेनिफिशरी से नहीं लेते हैं। यहाँ पर झोपड़पट्टी बनी हुई थी, तो ये आप लोग कैसे चेक करते हैं कि ये ज़मीन जिस शख्स की है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देखते हैं, उनका पता होता है? नहीं, वो उसमें हमारे SOPs में नहीं, हमारे SOPs में ये है कि मतलब प्लाट बेनिफिशरी का हो। हम जब वो फिजिबिलिटी का वो कहते हैं, हमारे पास फॉर्म होता है, हम उस पर मतलब उससे बेनिफिशरी से पूछते हैं कि प्लाट में कोई इशू तो नहीं है। नहीं करते? नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम के तहत या हाउसिंग सेल के तहत एक और भी इलाका रेडीगोट का, यहाँ पर कुछ घर 2014 में बना के दिए थे, कुछ घर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वही दिखाने के लिए, वही देखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, ये जो इलाका है ये माहीगीरों का इलाका है। लकड़ियों के घर, जो माहीगीरों का रहने का अंदाज़ होता है, लकड़ियों के यहाँ पर घर बने हुए हैं और उन पर उन प्लॉट्स के ऊपर घर बना कर दिए जा रहे हैं। ये सामने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही होगी।
यहाँ पर ये घर बन रहा है और वही इसकी हैयत है, वही तरीक़ाकार है जो पिछला मैंने आपको दिखाया। पैसे मिलते हैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, कार्ड से? कार्ड से नहीं मिलते। कार्ड से नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर आपको कार्ड से पैसे नहीं मिलते और कार्ड जिनके पास कार्ड है उनको घर बना के दे रहे हैं, तो आपको कैसे बना के दे रहे हैं? हम बहुत गरीब थे जी, हम गरीब थे बहुत, तो उसको हमने दरखास्त की थी तो पैसे। यहाँ पर तो सारे गरीब लोग। हाँ, पूरे लोग गरीब हैं, तो दरखास्त जो पैसे इसी बात से नहीं मिल रहे, नहीं तो हमें मिलते थे, लेकिन हमें शादी नहीं है, इसलिए उसने कहा आपकी तो आपका कार्ड नहीं बने। कार्ड है हमारे, लेकिन वो पैसा इस वजह से उसने। अच्छा, आप अकेली रहती हो? अब्बू है, मेरे भाई है। 4,21,000 रुपए का एक घर बन रहा है। प्लॉट भी आपका अपना होना चाहिए, झोपड़पट्टी हो या कहीं पर भी आप खड़े हो गए और आप पीपल्स पार्टी के लोगों को बता दें कि जी यहाँ पर घर बनाना है, तो वो आपको 4 दीवारी बनाकर दे देंगे। अब ये घर कैसे बन रहे हैं ये आपने देख लिए, किन इलाकों में बन रहे हैं, वहाँ सारे घर ही एक जैसे हैं, लेकिन हुकूमत नाजरीन वो मेहरबान है सिर्फ चंद एक पर। अब ऐसा क्यों है? इसकी बड़ी वजह है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत को दरख्वास्त करने वाले उन्हीं के MNAs, MPAs या फिर इलाकाई ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कि गरीब भी हो तो वो पीपल्स पार्टी का हो। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कराची में जो बेनज़ीर हाउसिंग सेल के तहत 4% घर बने हैं, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। 2 साल पहले एहतसाब अदालत इसी हाउसिंग सेल के साबिक चेयरमैन समेत 7 साबिक सरकारी और नीम सरकारी अफसरान को 24 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का मुजरिम करार देकर कैद और जुर्माने की सज़ा सुना चुकी है। नवाब अली वसान साहब खुसूसी बराए वज़ीर आला सिंध मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। नवाब साहब, खुशामदीद कहूँगी सर आपको प्रोग्राम में। सर, ये हुकूमत ने 13 सालों में बनाए कितने घर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि जब शहीद बीबी के नाम से ये सेल बना 2008 में, इनका प्रॉपर जो काम चला 2010 में चला, और हमने तकरीबन 6000 के करीब घर बनाए फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 2 भी इन बीच में ही शुरू हुआ, तो वो भी तकरीबन हमने 6000 घर बनाए, और ये 10 से 16 तक हमने ये 12,000 घर बनाए। उसके बाद फ़ेज़ 3 आता है। फ़ेज़ 3 हमने तकरीबन 3000 घर हम जब आए तो काम तो पहले स्टार्ट था, हमने वो उनको कंटिन्यू किया, और उसके बाद हमने जो फ़ेज़ 3 के कुछ 750 घर थे अपने दौर में, वो भी कंप्लीट किए। अभी 750 के करीब घरों पे अभी काम चल रहा है, और तकरीबन हमने कोई 15,000 और 700 और कुछ हमने घर कंप्लीट किए हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो अभी ये बजट है उस पे भी हमने पैसे। नवाब साहब, मुझे जो दिखे हैं सर वो तो मैंने दिखा दिए हैं, कितने घर दिखे हैं। खैर, आप जो नंबर्स बता रहे हैं वो अलग हैं। सर, जो घर आप लोग बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर, ये बताएं ना लोगों को। हम तो पहले चाहते हैं कि ये गरीब हों, इसके पास प्लाट होना चाहिए, और इनके पास सबसे पहले कि ये होना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। उनकी अगर ये गुर्बत के लिहाज से पूरा उतरता है तो इनका घर बनाना चाहिए। जैसे कराची में हम बहुत सारे इलाकों में घर नहीं बना रहे हैं, इसलिए कि शहर में घर नहीं बन सकता, तो हम जो कच्चे वाले इलाका है, जो कच्चे कॉलोनियाँ हैं, जहाँ कोई ऐसी है उस तरीके से जहाँ हम ये इनका पूरा इनकी प्रोफाइल बनी हुई है हमारे शहीद बीबी हाउसिंग सेल में, उनको देखते हैं कि उन इलाके में कोई बंदे भेजते हैं जहाँ उनके इलाके का जो MNA MPA होता है, जब कोई ऐसा अच्छा आदमी होता है नेक, हम उनको कहते हैं कि कोई अच्छे बंदे सिलेक्ट करके दें कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है भी हो, उसके पास प्लॉट भी हो। सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। कराची सिंध का सर सबसे बड़ा शहर है, सिंध की 40% आबादी कराची में रहती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 4% घर दिए गए हैं। सर, इसमें भी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है सर, ऐसा क्यों है? देखें, हमने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वर्जन है रोटी मकान कपड़ा और छत जो देने का, वो छत तो देखें, काम तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी भी बहुत सारियां हैं। हम काम कर रहे हैं और हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ घर ना हो, हमारी पूरे सिंध में, हाँ, जैसे कराची में हमारी 200 के करीब एकड़ ज़मीन है, हैदराबाद में है, मीरपुर ख़ास में है, सखर में है, खैरपुर में है, और लारकाना में है, जैकबाद में है। पूरे सिंध में हमने ज़मीनें ली हुई हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उधर हम एक कॉलोनी बनाएं, जैसे हमने खैरपुर में
तकरीबन 85 एकड़ पे एक कॉलोनी बनाई है। उस पे हमने मतलब सड़कें भी दे दी हैं, ड्रेनेज भी दे दिया है, वाटर सप्लाई, स्कूल, पार्क, ये सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। हमने प्लाट बनाए तकरीबन 1900 के करीब। हम वो चाहते हैं कि वो भी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किए करें, जिस तरीके से बिलावल साहब जब टाइम देगा, जब वज़ीर आला सिंध टाइम देगा, तो हम ये गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हम खैरपुर में एक और कॉलोनी है इस्माइल मिल के नाम से, उधर भी 150 के करीब हमने मतलब प्लॉट बनाए हैं, वो भी गरीबों को देने के लिए। हम कराची में सफूरा में हम बनाने जा रहे हैं, कोई 50 एकड़ ज़मीन है, उधर भी हम अपार्टमेंट बना रहे हैं, वो भी हम गरीबों को देने के लिए। और गरीबों को इसलिए कि मेरिट होगी और कोई किसी के वसान साहब, सर जिसे आप घर कह रहे हैं ना सर, वो तो मिट्टी और गारे से बन रहा है, फाउंडेशन तक सर उसमें सरिया नहीं है, किचन तक की सहूलत वहाँ पर नहीं है, बाहर बैठकर लोग सर खाने बना रहे हैं। ये 2 कमरे भी आप 4,21,000 रुपए में तैयार कर रहे हैं सर। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि वो है, ये बिल्कुल लो कास्ट है। लो कास्ट इसलिए है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। कोई कॉन्ट्रैक्टर, हमने जब बिड दी थी तो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया था। ये NGOs होती हैं मुख्तलिफ, जैसे NGOs वो बड़ी वाली जैसे हैंड से हो गए, कुछ और लोग हो गए, इस तरीके से वो आते हैं, बस नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उस पर ये काम करते हैं। तो इस वजह से हमने उसको 2 कमरे दिए, कॉरिडोर दिया और किचन दिया। ये मतलब हमने दिया है कि ये असली क्या है कि ये देहात में घर बनते हैं, वो जिनका प्लाट होता है, हाँ होता है कि उनको हम घर बना के दे रहे हैं कि इसलिए जहाँ जिसको छत नहीं है, वो कच्चे मकान होते हैं, लकड़ी के होते हैं, जो बरसात होती है, सर्दी होती है, तो उसमें बेचारे गरीब सर मजबूती बता रही है, एक बारिश की मार नहीं है सर। ये बताएं, चलें कराची में 4% ही सही, जो भी घर सर बना रहे हैं आप, उसकी कीमत भी 4 लाख से ज़ायद है। और थर जैसे इलाकों में आप झोंपड़ी बना कर दे रहे हैं, उसकी भी कीमत 4 लाख है सर। 4 लाख की झोंपड़ी कुछ ज़्यादा ही महंगी नहीं है नवाब साहब? वो ऐसा है कि हमने एक रखा है, उसमें भी यही खर्चा आता है। जो थर के इलाके में कोई अर्थक्वेक आता है कि उनका कहना है, तो इस वजह से उनकी थर की डिज़ाइन अलग है, बाकी पूरे सिंध की डिज़ाइन है, वो ईंट से बनते हैं, लोहा, सीमेंट, वो सारी चीज़ें वो मिला के जो है ना, तो उस पे काम चलता है। और इस जो सिर होती है, जिसको ईंट कहें, तो वो नंबर 1 क्वालिटी की होती है। सीमेंट इस्तेमाल होता है, रेती इस्तेमाल होती है, और लोहा इस्तेमाल होता है, और जो गार्डर हैं छत पे वो इस्तेमाल होता है, गेट जो है वो लोहे के इस्तेमाल होते हैं। आपकी थ्योरी को देखते हुए सर, ये बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सर पिछले साल बेनजीर हाउसिंग सेल के लिए 1.5 अरब रखे गए थे। तो अगर कैलकुलेशन की जाए सर आपकी थ्योरी के मुताबिक, इसमें तो सर 4000 घर तैयार हो जाने चाहिए थे। नहीं, उसमें हमें सिर्फ जो हमने 750 घर बनाए थे, उसमें हमें 30 करोड़ मिले थे। अभी 30 करोड़ और रिलीज हुए हैं जो दूसरे साल में बना रहे हैं। हमें वो 1 अरब या वो हमने खर्चा नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, वो पैसे पड़े हैं अकाउंट्स में, फिनांस के अकाउंट में। तो हमने ऐसा नहीं किया। हम जहाँ भी नवाब साहब सर बात सुनिए सर, जहाँ भी सिंध हुकूमत घर बना रही है, किसी की जमीन, पेपर या फिर सर सर्टिफिकेट चेक नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी किसी भी जगह को क्लेम करेगा और आप उसे वहां पर 4 दीवारी खड़ी करके दे देंगे सर। नहीं, देखें, हम किरण नाज, हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो अपने लिए अच्छा हो, या उनके लिए अच्छा हो, तो हम ये इंजीनियरिंग को पहले ही टॉक्स दे देते हैं कि अब जाके उनका पहले तो प्रॉपर्टी चेक करें कि उनकी है तो घर बनाएं, अगर उनकी नहीं है तो फिर नहीं बनाएं। हमारी कोशिश यही है कि अगर किसी को हम घर बना के दे रहे हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी सरमाएदार, कोई भी ऐसा बडेरा के उनको तंग न करे, उनको बेदखल न करे। तो हमने पूरी कोशिश की है। हमने न कोई MPA न MNA के कहने पे या इस तरीके से उनके घर के साथ कोई बनाए। हमने कोशिश की है कि ओरिजिनल दरखास्तें उन्हीं को जा रही हैं, इलाकाई जिम्मेदारों को दरखास्तें जा रही हैं, फिर घर बना कर दे रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है सर, आप दावा कर रहे हैं कि आपने 15,000 से ज़ायद घर बना कर दिए हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया के तो इल्म ही नहीं है कि वो घर कब और कहाँ बने। शहीद बीबी हाउसिंग सेल के नाम से उस पर एक नंबर प्लेट भी लगती है कि हमने 1 2 3 4 ये मतलब जो 700 घर बनाए तो 700 नंबर हमने लगाए। और हमारे पास एक पूरी डेटा है, हमारे पास जिसका घर बना है उसका नाम भी है, ID कार्ड नंबर भी है। अगर क्लिक करेंगे, जहाँ देखेंगे गूगल पे,
वो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये इधर घर बना है। पूरे सिंध में हमने ये काम किया है। आप देखें इमरान खान की वो जो है ना उस तरीके का नहीं है कि घर 30 लाख का, सर आप ऑनलाइन डाटा की बात कर रहे हैं, मैं देख चुकी हूँ, वेबसाइट आपकी विजिट कर चुकी हूँ सर। वहाँ सिर्फ फेज 2 का डाटा है 6000 घरों का, बाकी तो कोई डाटा मौजूद नहीं है सर। देख लें, घर बने भी हैं। अपडेट ज़ाहिर ही है, हमारे यहाँ थोड़ा मसले भी हैं, ऑफिसर्स की कमी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिसर कोई अच्छे आ जाएं। अभी अच्छे 1-2 आए हैं ऑफिसर, तो हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छा काम हो जाए और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यकीन करें किरण नाज, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं कि हम सही कम काम करने जा रहे हैं, फिर भी बड़ी 13 साल हो गए सर। कोशिश करें कि अब तो वाकई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें सर। आमिर लियाकत साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर बड़ा देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया पर, आप तो अपने इलाके में बड़ा काम वाम करवा रहे हैं, लाइन्स एरिया ब्रिगेड वगैरह, लेकिन यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजी ले गई आपसे सर। बिलावल ने 6.5 लाख घर बनाने थे, 15,000 बना सकें, उसमें से भी कराची वालों को सिर्फ 4% हिस्सा मिला है सर। सिंध की 40% आबादी वाले शहर को डॉक्टर साहब 4% हिस्सा मिलना दुरुस्त है सर? बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। 70 की दिहाई में एक फिल्म बनी थी, मनोज कुमार ने बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। हालांकि ये नारा मनोज कुमार साहब का था, उनका था भी नहीं। और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है कि शहीद हो गए या इंतकाल कर गए या फांसी चढ़ा दिए गए, ये पीपल्स पार्टी बेहतर जानती है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद बहुत अरसा गुज़रा, बेनज़ीर साहब आई, फिर नवासा आया एक वसीयत के तहत, और नवासा आकर कहता है मैं रोटी कपड़ा मकान दोंगे। तो खैर वो दोंगे इंशाल्लाह ज़रूर देंगे वो, लेकिन जो बता रही हैं आप बात, उसमें आपने एक बड़ी अहम बात की। आपने इनसे पूछा, अच्छा अली वसान साहब जो हैं ये हमारे मेहमान नवाज़ हैं, क्योंकि मंजूर अली वसान साहब के हम घर में रहे थे, तो हमने उनका घर तो देखा है, तो बड़ा ज़बरदस्त घर है, शानदार घर है। तो वसान साहब फरमा रहे थे, तो आपने उनसे कहा कि सरिया नहीं होता जो आप दे रहे हैं मकानात, उसमें सरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं होता जी। सरिया इस्तेमाल इसलिए नहीं होता किरण, क्योंकि सरिया अब गर्दन में है ना, जब गर्दन में सरिया आ जाए तो फिर इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए अब सरिया इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब 4% जो कराची को दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब सरिये की बात कर दी आपके, अगर आप सुन लें तो ये 4-4.25 लाख में, मतलब कराची नहीं कहलाता जो। जी कुछ कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ये जो आपने सरिये की बात की, तो 4-4.25 लाख रुपए में ये झोंपड़ी है, ये जो 2 कमरे का मकान है बन रहा है, इसकी फाउंडेशन इतनी कमजोर है, सिर्फ दीवारें खड़ी करके दी जा रही हैं 4.25 लाख रुपए में। सर देखिए, अब कराची में जब अंकल सरिया हॉस्पिटल है तो सरिया लगाने की ज़रूरत क्या है, इसलिए ये लोग सरिया नहीं लगाते, कहते हैं सरिया तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो इसलिए सरिया इस्तेमाल नहीं करते। और सरिया क्यों इस्तेमाल करेंगे आप? इनके वुज़रा, इनकी पूरी कैबिनेट, ख़ुद मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह वो तो तमिलनाडु का सरिया लगा के आए हुए, तो इसलिए उनसे कौन पूछेगा कि सरिया कहाँ का लगाया है? तो इन लोगों से कोई आप पूछ नहीं सकते, ये सिर्फ चीख सकते हैं, बोल सकते हैं। कराची के लिए ये कुछ नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं। कराची से इनको बुग़्ज़ है, अंदर से एक बुग़्ज़ है, और वो बुग़्ज़ ये अपना ज़ाहिर करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत ने कल तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से मुतासिर लोगों को ना मुतबादिल प्लॉट देने का ऐलान किया है। इससे पहले भी वफाक और सिंध हुकूमत रेलवे मुतासरीन को ज़मीन देने की बातें करती रही है, लेकिन किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। इस बार आपको लगता है कि सिंध हुकूमत प्लॉट देगी लोगों को? जी बिल्कुल नहीं देगी। कराची वालों को इसी तरह से रहना है, सिंध वालों को इसी तरह से रहना है। आप भी होकर आई हैं अंदरूनी सिंध, मैं भी होकर आया हूँ। हम थर जा चुके हैं, आप भी जा चुकी हैं। हमने थर की जो हालत देखी है, और जिस तरह मैंने वहाँ थर में लोगों को खाना बना के खिलाया, मैं बदीन भी जा चुका हूँ, मैं थर भी जा चुका हूँ, मैं अंदरूनी सिंध पूरा घूम चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ लोगों की क्या हालत है, और वो लोग बस चूँकि एक अक़ीदत और एक मोहब्बत की बुनियाद पर आज भी वो जमे खड़े हैं। लेकिन कब तक अक़ीदत और मोहब्बत साथ देती है? कभी ना कभी हक़ाइक़ सामने आते हैं, और हक़ाइक़ फिर इंसान झुटला नहीं सकता, फिर वो बिल्कुल सबके सामने होते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और बिलावल तो दे ही नहीं सकते ना। देखिए बात सी, बिलावल तो दे नहीं सकते कुछ भी, समझ रहे आप? दे सकते ही नहीं वो कुछ, वो सिर्फ मतलब ये कि बात कर सकते, दे नहीं सकते वो। डॉक्टर साहब, मिडिल क्लास तबके के लिए सर वफाक और सिंध हुकूमत दोनों की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहा है। वफाक की स्कीम्स पर भी जो इंटरेस्ट रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है, 5 और 7% कहा जा रहा है, लेकिन अगर 20 सालों का हिसाब देंगे तो 100% डबल पैसे वापस ले रहा है बैंक। डॉक्टर साहब,
किरण, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं खुली बात करने का आदी हूँ और मैं बिल्कुल भी लगी लिपटी नहीं रखता। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं होती कि मेरी हुकूमत है। मेरी तो खैर हुकूमत है भी नहीं, हुकूमत तो जिनकी है वो वज़रा है, उनकी हुकूमत है। मैं तो सरकारी बेंचों में बैठता हूँ। तो मैं आपसे ये फिर कहूँगा कि वफाक का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वफाक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वफाक इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर दे रहा होता तो मेरे हलक़े में पाकिस्तान क्वार्टर्स, क्लेटन क्वार्टर्स, मार्टिन क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स ईस्ट, वेस्ट और इसके अलावा जो प्रेस क्वार्टर्स हैं, इनके मकीनों को लीज़ दी जाती और लाइन्स एरिया के अंदर अब तक लीज़ दी जा चुकी होती, जिसके लिए मैं चिल्ला रहा हूँ। फ़ाइलें आगे बढ़ा चुका हूँ, कह चुका हूँ, एक हज़ार मरतबा कह चुका हूँ कि मेरे इलाके में लीज़ चाहिए, मुझे मुतबादिल रिहाइश नहीं चाहिए। लाइन्स एरिया के लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते, कहीं पर भी नहीं जा सकते, उनको यहीं रहना है। खुदादात कॉलोनी के लोगों को यहीं रहना है और यहीं पर ही जमशेद क्वार्टर्स वगैरह के लोगों को रहना है। तो लीज़ दे दें, घर इनका दे दें। वे कहते नहीं मुतबादिल रिहाइश होगी। मुतबादिल रिहाइश का मतलब किरण ये है कि नए बिल्डर्स आएंगे, नए बिल्डर्स आएंगे तो एक माफिया आएगी, माफिया आएगी तो वो घर बेचेगी, घर बेचेगी तो वो ज़्यादा कीमत पर बेचेगी, ज़्यादा कीमत पर बेचेगी तो वो लोग नहीं ले सकेंगे जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और मार्टिन क्वार्टर्स में और पाकिस्तान क्वार्टर्स में आबाद हुए थे। लिहाजा लीज़ ही इनके मसले का हल है, इसके अलावा नहीं है। तो वफाक का भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट बन सकता है, इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मैं आपकी उस बात में ज़रा फंस गई हूँ जो आपने कहा कि हुकूमत मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ सरकारी बेंचेस पर बैठता हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों खान साहब से मिले थे आप और बड़े पुरुम्मीद भी थे आप कि मसाइल हल हो जाएंगे, तो क्या हुआ कि अभी तक मसाइल हल नहीं हुए? खान साहब से मिलके मैं हमेशा पुरुम्मीद ही होता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद से ही जाता हूँ उनके पास और वो भी उम्मीद से, मैं भी उम्मीद से हूँ, तो हम दोनों उम्मीद से ही रहते हैं। और इसीलिए मैं खान साहब से, चूँकि मेरी एक मोहब्बत है, एक प्यार है, तो खान साहब को मैं बता देता हूँ। खान साहब सब कुछ नहीं करते, आपको पता है, और उनके ज़ाहिर है कि वो कह देते हैं, वो तो मेरी भी बहुत सारी बातें नहीं कर सके। वो मुझसे इतनी बातें कह चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये अलग कहानी है। जब कभी सियासत में नहीं होऊंगा तो एक किताब लिखूँगा, मतलब ये कि इमरान खान माई फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ रही हूँ और अब बात करने जा रही हूँ चीन में बरसर इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़ेह ऐलान किया है कि पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात हरगिज़ तब्दील नहीं करेगा, किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। साथ ही वज़ीर आज़म कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसा निज़ाम दिया है जिसने तमाम मगरबी जमहूरियतों को मात दी है। CPC is a unique model. Until now, we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy. And we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have achieved, they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. What CPC has done is that without that electoral democracy, it has actually achieved that and much better. नाज़रीन, वज़ीर आज़म जिस कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम को मगरबी जमहूरियत का मुतबादिल करार दे रहे हैं, वो निज़ाम असल में है क्या, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाती हूँ आपको, फिर बात करती हूँ। तो नाज़रीन, हम जिसे जमहूरियत का मुतबादिल करार दे रहे हैं, क्या वो आमूरियत की ही एक शक्ल नहीं है, इस पर बात करूँगी। लेकिन एक और अहम तरीन बात जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई कि सैंक्योंग में मुसलमानों के हवाले से चीनी हुकूमत की जारहाना पॉलिसीज़ के सवाल पर वज़ीर आज़म का कहना है कि और मुसलमानों पर आलमी बरादरी और चीन का मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ है और हम इस मामले पर चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। First of all, our interaction with the Chinese officials, that version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. Because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. तो नाज़रीन, आखिर सैंक्योंग में हो क्या रहा है? ह्यूमन राइट्स के इदारे और मगरबी मीडिया का दावा है कि सैंक्योंग सूबे में 10 लाख से ज़्यादा और मुसलमानों को हिरासती कैंप्स में रखा गया है, जो जेलों की तरह चलाए जा रहे हैं, जिसका मकसद उनकी इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करना है और उन्हें सेकुलर बनाना है। अब इस पर चीन क्या कहता है? चीन इन कैंप्स को तरबियती मरकज़ करार देता है। वो कहते हैं कि हम और मुसलमानों की तरबियत जारी रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैंक्योंग में कुरान पाक और आज़ान पर पाबंदी है।
मुसलमानों से कुरान पाक और जाए नमाज जब्त करना, मुस्लिम शनाख्त वाले नामों पर पाबंदी लगाना, मसाजिद को फ़ौजियों की रिहाइश गाहों में बदलना, मुसलमानों के कब्रिस्तानों की मसमारी, मसाजिद की तामीर रोकना, हिजाब, नकाब, दाढ़ी, दफातर में रोज़ा रखने और अस्सलामु अलैकुम कहने तक पर पाबंदी है। चीन का मौक़िफ़ है कि ये सब इंतहा पसंदी रोकने के लिए किया जा रहा है। साथ ही सैंक्योंग में इन कैंप्स के हवाले से मुख्तलिफ दर्दनाक स्टोरीज़ भी मगरबी मीडिया कोट कर रहा होता है। अब वज़ीर आज़म अगर चीनी मौक़िफ़ को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर नाज़रीन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ क्या है? क्या हमने आज़ादाना तौर पर इन इल्ज़ामात की जो मगरबी मीडिया कोट कर रहा होता है उनकी तहक़ीक़ात करवाई है, या यकतरफ़ा तौर पर चीन के मौक़िफ़ को हम तस्लीम कर रहे हैं? मुफ्ती ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, बतौर आलिम दीन वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि हम चीन के इस मामले पर चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं, एक आलिम दीन की हैसियत से आप कैसा देख रहे हैं उनके इस मौक़िफ़ को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मगरबी इदारों का और चीन का एगोर के और सिंकियाक के मुसलमानों पर जो मौक़िफ़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंस है और उसके अंदर दरमियान में फ़र्क है। तो देखें, अगर तो वज़ीर आज़म साहब की बात का मतलब ये है कि मगरबी मीडिया के इदारे गलत बयानी करके या चाइना को बदनाम करके वहाँ के संख्याक के मुसलमानों की तस्वीर कशी करते हैं और वहाँ के मुसलमानों को रियलिटी के एतबार से, हक़ाइक़ के एतबार से इस किस्म के किसी भी जुल्म और मज़ालिम का सामना नहीं है, तो फिर तो ये बात दुरुस्त है। ऐसी सूरत में यकीनन वज़ीर आज़म साहब की बात दुरुस्त है और हमें फिर मगरबी मीडिया पर एतमाद और भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार ये खबरें आई हैं, आज़ाद ज़राए से आई हैं, मुनसिफाना तहक़ीक़ का तकाज़ा ये होता है कि हमें बहरहाल मज़लूम का साथ देना है। इस्लाम का, शरीयत का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियादों का बुनियादी तकाज़ा यही है। हमें मुनसिफाना तहक़ीक़ करनी चाहिए, गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ करनी चाहिए, वेस्ट के मुतासिबाना चश्मे ऐनक को हटा देना चाहिए और देखना चाहिए अगर वहाँ एगोर के मुसलमानों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में हम टकराव नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम चाइना की दोस्ती को शहद से मजीद मीठा तर बनाना चाहते हैं। हम चाइना की दोस्ती को हिमालय से मजीद बुलंद और ऊंचा तर बनाना चाहते हैं। इसी में हमारा मफाद है, हम इसी तरह चाहते हैं। लेकिन अगर ये खराबी है, ये डॉट अगर मौजूद है, ये स्पेस अगर मौजूद है, तो फिर मालूम होना चाहिए कि ईमानी अखुव्वत, उम्मत मुस्लिमा, अखुव्वती जज्बा, ईमान, कलमा, शरीयत, नबी, अल्लाह, रसूल, ये सब फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम रखेंगे। हम उन मजलूम मुसलमानों का साथ देंगे, उनके लिए हम बाकायदा चाइना के मुसलमानों के साथ, चाइना की गवर्नमेंट के साथ हिकमत से बातचीत करेंगे, अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखेंगे और कहेंगे कि भाई उनको इंसानी हुकूक दो। ये क्या खबरें आती हैं कि 10-10 लाख अफराद नज़रबंद, ये क्या खबरें आती हैं कि किसी तरह किसी ज़माने में जब रूस की वस्ती एशियाई रियासतों के अंदर मुसलमानों पर मज़ालिम होते थे, आए दिन ये खबरें हमें यहाँ संख्याक के अगयोर के मुसलमानों के बारे में आती हैं, तुर्की और नस्ल मुसलमानों के बारे में ये खबरें आती हैं और फिर कहा जाता है कि हम उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। वहाँ कुरान करीम पर पाबंदी की खबरें, अजान पर पाबंदी की खबरें, नमाज पर पाबंदी की खबरें, मुसलमान नाम रखे जाने पर पाबंदी की खबरें, बुरक़े पर पाबंदी की खबरें, इस्लामी शायर पर पाबंदी की खबरें, आए दिन हम ये सुनते रहते हैं। हमारी दुआ है कि ये झूठ हो, अल्लाह करे कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ इस तरह के मज़ालिम ना हो। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो असल स्टेटमेंट देना चाहिए वो ये कि अगर कोई चाइना के साथ तासुब का मामला कर रहा है, हम उसके साथ तासुब में नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं तो हम आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना तहकीक चाहते हैं, डिमांड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको भी हकूक़ इंसानी मिले और उनको इंसानी हकूक़ और मजहबी हकूक़ मिले और वो अमन और सलामती के साथ वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे। ये हमारी बुनियादी डिमांड है और हमारी इस्लामियत का और हमारे ईमान का, हमारी शरीयत और दीन का भी बुनियादी मुफ्ती साहब, इस्लामी दुनिया को इस पर तहकीकात करनी चाहिए, इस पर कमीशन बनना चाहिए ताकि सारी दुनिया को मालूम हो सके कि एक तरफा मौक़िफ़ नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात हुई हैं, देखा गया और उसके बाद ये मौक़िफ़ दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
इमरान खान ने 70 साल में एक वाज़ेह पॉलिसी दी है, हम किसी कीमत पर पाकिस्तान के बेसिस ज़मीनी, फ़ज़ाई और हवाई अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे। पाकिस्तान, इमरान खान अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं। तालिबान और गनी हुकूमत के दरमियान हो, भारत की ये पॉलिसी होगी कि अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो। ईरान भी सियासत करना चाहेगा अफगानिस्तान में, लगा के भी वहाँ पे कब्जा नहीं कर सके तो पाकिस्तान को इस जंग में ना झोंके। उस वक्त सोचना था कि अगर बेस नहीं होगा तो हम उनको कैसे देखेंगे, स्पाई कहाँ करेंगे, वहाँ की हुकूमत उसको किस तरह रखेंगे। हम तो मजलूम है भाई, मजलूम ने क्या ललकारना होता है, मजलूम तो अपना केस बयान करता है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना केस बयान किया। खत्ते के हालात नाज़रीन तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठी है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास में ब्रीफिंग का मरहला मुकम्मल हो गया है। सियासी क़यादत को आलमी मंजरनामे से आगाह किया गया है। पाक अमरीका और पाक चीन ताल्लुकात समेत खत्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। अहम तरीन इजलास में इमरान खान नहीं आए। इससे पहले कश्मीर की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में भी इमरान खान नहीं आए थे, जिस चीज़ पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया था। आज की मीटिंग में शहबाज शरीफ और बिलावल अपनी टीम के साथ शामिल हुए हैं। बात करने के लिए उस्मान खान साथ मौजूद है मेरे। उस्मान, ज़रा तफसील दीजिएगा इस दूसरे मरहले की। जी बिल्कुल, दूसरा मरला, चूंकि पहले मरले में तो जो ब्रीफिंग थी वो दी गई है, सियासी क़यादत जो है उसको एतमाद में लिया गया अस्करी क़यादत की जानिब से। वो तमाम महरक़ात, वो तमाम हालात जो इस वक्त आलमी मंजरनामे पे सामने आ रहे हैं, जिसमें हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात भी हैं और अफगानिस्तान से स्पेशली रिलेटेड जो मामलात हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई थी। और वो ब्रीफिंग के बाद जो है वो वक्फा किया गया था और वक्फे के बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो उसमें ये मौका दिया गया सियासी कायदीन को कि अगर उनके जहनों में कोई सवालात हैं, कोई खदशात हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस हवाले से वो अस्करी हुकाम जो है उनसे वो सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो हमारी हमें जो पता लगा है तो उसमें मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो खारजी अमूर और स्पेशली दिफाई अमूर से मुतालिक थे कि अगर अफगानिस्तान से निकल जाता है तो उसका पाकिस्तान पर क्या असरात आएंगे और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मंफी असरात। उस्मान खान, आपका बेहद शुक्रिया, आप डिटेल्स दे रहे थे। स्टेशन को टूटा था, हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा दें, उन्होंने रिपेयर करके हमें चला दिया। टोटल ट्रैक जो मेरा है ना 456 किलोमीटर अप है, 456 डाउन है। ज़्यादा जो खस्ता हालत है वो रोड़ी से टंडू आदम तक है। मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं तो बोलने के काबिल नहीं हूँ। जो देख रहा हूँ, लोग इस चीज़ के पैसे तो नहीं देते अपने बच्चों को आके मरवाएं हैं। सखर जो डिवीज़न में ट्रैक हैं वो ट्रेन चलने के काबिल नहीं है। हमने मिनिस्ट्री को लिखा, हमने कहा ये ट्रैक चलने के काबिल नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसका मिनिस्ट्री जिम्मेवार होगी। उसने कहा नहीं, बस अल्लाह खैर करेगा। कहना बनता है यहाँ पे कि शर्म इनको मगर नहीं आती। महकमा रेलवे के लिए अगर मैं ये कह रही हूँ ना नाज़रीन, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिन्होंने ठान लिया है कि रेलवे चले ना चले, अफसरान पर दौलत की रेल पेल जारी रहे। पीटीआई दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 1 खरब 19 करोड़ रुपए खसारे और 450 रेल हादसात के बावजूद रेलवे अफसरान कैश अवार्ड्स मांग रहे हैं। ये अवार्ड उन्हें पैदर पे हादसात पर दिया जाए या रिकॉर्ड खसारे पर दिया जाए? जिस रेलवे को सुप्रीम कोर्ट मौत का ट्रैक कह चुकी है, जिसके अपने वजीर आजम सवाती साहब ने इसी साल जनवरी में ये एतराफ़ किया कि रेलवे अफसरान के जो बच्चे हैं वो लंदन में पढ़ रहे हैं, यहाँ अफसरान ने नौकरियों की बंदर बाट कर रखी है, मुलाजमीन की करप्शन देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जनवरी में वजीर रेलवे ये कह रहे हैं और 25 जून को CEO निसार मेमन साहब, इन समेत 63 अफसरान हैं जो कि इजाफी तनख्वाह मांग रहे हैं। जनवरी में आजम सवाती कह रहे थे रेलवे में ओवर टाइम के लिए रिश्वत दी जाती है, मुलाजमीन 70 करोड़ का ओवर टाइम ले रहे हैं और अब 80 ओवर टाइम को इसी नाज़रीन ओवर टाइम को जवाज़ बनाकर CEO साहब कह रहे हैं कि हम ज़्यादा काम करते हैं, छुट्टी के रोज़ भी आते हैं, इजाफी तनख्वाह बनती है। ये अफसरान के लिए सिफारिशें हो रही हैं जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स से कि सेक्रेटरी से DS तक सबको फारिग करना पड़ेगा। नाज़रीन, नईम अशरफ भट्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। नईम अशरफ भट्ट, ये जो 63 अफसरान हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए, इनकी मराहत में इजाफे के लिए ये एहतजाज तक हो रहा है, मना लिया गया है इनको?
जी किरण, आलमोस्ट इन्होंने चीज़ डन कर ली है। सबसे अफसोसनाक बात इसमें यह है कि आप देखें, आपने खुद उसमें बड़े प्रोग्राम किए कि 7 जून को एक होलनाक हादसा हुआ। 2 ट्रेनें जब गोटकी में टकरा गईं और 65 अफराद जो मुसाफिर थे वो जान से गए, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। उसी महीने में चंद रोज़ बाद 25 जून को ये रेलवे के आला अफसरान कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, कोई हादसा नहीं हो रहा, कोई खसारे में नहीं है रेलवे, कोई पेंशनर्स को पेंशन का मसला नहीं है, तनख्वाहें भी हैं, सब कुछ है, इंजन सब ट्रेनें ज़बरदस्त चल रही हैं, क्योंकि हमारी कारकर्दगी अच्छी है इसलिए 1 माह की तनख्वाह कैश अवार्ड के तौर पर हमें दी जाए। ये लफ्ज़ नोट करें किरण, कैश अवार्ड। 18 दिन हुए, ये जो 7 जून वाला वाक़या आपने कहा है ना नईम, 18 दिन हुए महज इस वाक़े एक और इस पर कह रहे हैं कि अच्छी कारकर्दगी है और इनको कैश अवार्ड दिया जाए। नईम, बहुत शुक्रिया आपका। साथ आप नान आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और उसके साथ साथ तर्जुमान रेलवे नाजिया जबीन साहिबा भी साथ मौजूद हैं। नाजिया जबीन साहिबा, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए, ये जो 63 अफसरान हैं, ये जो हादसा हुआ, सानेहा हुआ और 400 के रिकॉर्ड सानेहात हुए हैं, इस पर कैश अवार्ड मांग रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी फॉर माई आप मेरा पॉइंट हुई जानने के लिए। इसमें मैं ये कहूँगी कि जो कैश अवार्ड या ऑनरेरियम जिसको आप कहें, तो वो सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके अफसरान को दिया जाता है उनकी कारकर्दगी की बेस पे। तो फेडरल जो रेलवे की मिनिस्ट्री है उसमें सारे अफसरान को आप नाअहल या करप्ट नहीं कह सकती। बहुत से अफसरान हैं जो मेहनत करते हैं और काम भी करते हैं। यहाँ पे इवन के सैटरडे वाले दिन भी बाकी मिनिस्ट्रीज में ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रेलवे हेडक्वार्टर यहाँ जी। नाजिया जबीन साहिबा, लेकिन मजमूई तौर पर मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा है, आवाम को इस डिपार्टमेंट से, इस महकमे से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो अब आप लोग क्या बढ़ाने जा रहे हैं, रेस करने जा रहे हैं? जी सॉरी, मैं कह रही हूँ कि कैश अवार्ड देने जा रहे हैं, जो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो आप लोग देने जा रहे हैं? अभी मेरे ख्याल में इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। कितने फीसद इम्कान है कि फैसला उनके हक में आएगा? अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको देना चाहे तो इसमें जो मिनिस्ट्री है वो उसका मेरे ख्याल में इतना कोई वो नहीं है। अच्छा, ये आपने खुद कह दिया कि उसमें कुछ तो ऐसे अफसरान हैं माशाल्लाह जो दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं, तो इनमें वो मेहनत कश और मजदूर लोग बिल्कुल भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो वाकई में कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। नाजिया जबीन साहिबा, वो कहाँ है? नहीं, मेरे ख्याल में रेलवे अभी भी जो ट्रैक पे जो ट्रेन चल रही हैं वो अफसरान की मेहनत की बदौलत ही चल रही हैं। अफसरान काम कर रहे हैं दिन रात, तो उसकी वजह से ट्रेन चल रही हैं। आपको शायद आइडिया नहीं कि कितना ये मेहनत तलब और किस तरह से हर चीज़ को माइन्यूटली इसको देखना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रेन आपकी ट्रैक पे चल रही होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हादसात वैसे इतने बढ़ गए हैं और शायद तनख्वाहें रेस करके आप ये कहने की कोशिश करेंगे कि मामलात को दुरुस्त समत में ले जाया जाए, ट्रैक सही हो जाए। अदनान साहब, कह सकती हूँ मैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रहा है महकमा रेलवे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तकरीबन 30-35 अरब रुपए का लॉस है। पिछली साल जो है 50 अरब का लॉस हो गया था। कोरोना की वजह से ट्रेन नहीं चल रही थी तो आमदन कम हो गई थी। तो अब मेरा ख्याल है कि ये 30-35 अरब का लॉस एवरेज जो था वो नून लीग के ज़माने में भी था और रेलवे को नज़रअंदाज किया गया 60 साल से। 1950 की दिहाई से रेलवे में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद नहीं बनाया गया। उसका नतीजा है कि आज रेलवे बहुत खस्ता हालत में है। और अभी ये देखिए कि सिर्फ ये मसला नहीं है, रेलवे का 85% शेयर था कार्गो में, अब सिर्फ 6% है। तो ये हुकूमत ने रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसका नतीजा है कि रेलवे इस बुरे हाल को पहुंची है। रेलवे का लॉस इस वक्त ऑपरेशनल लॉस नहीं है, ये जो आप लॉस देख रही हैं ये पेंशन्स की वजह से है। 1,35,000 मुलाजमीन को पेंशन दी जाती है, ये रकम जो आप लॉस नज़र आता है ये सारी पेंशन में तकरीबन चली जाती है। तो ऑपरेशनल लॉस नहीं है। ये बात ठीक है कि रेलवे के मुलाजमीन काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और इतने खस्ता हाल ट्रैक को, जिस पे असूलन ट्रैक पे रेल चलनी नहीं चाहिए, उसको वो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग हर साल रेल से सफ़र करते हैं, कार्गो भी जाती है। तो मजबूरी है कि अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर वो लोग जो हैं बहुत परेशान हो जाएंगे।
अब मसला ये है कि हुकूमत को चाहिए सर सेनेट में पेश करदा गुज़िश्ता 5 साल खसारा रिपोर्ट के मुताबिक 5 सालों में सबसे ज़्यादा खसारा गुज़िश्ता साल 50 अरब 15 करोड़ आए, आप खुद उसका तस्करा कर रहे हैं। अब भी खसारा 55 अरब से ज़ायद है। 2 सालों में ट्रेन की तादाद 120 से कम होकर सिर्फ 84 रह गई हैं। सर इस वक्त रेलवे अपने बदतरीन दौर से नहीं गुजरा, अदनान साहब, नहीं कहूँ मैं ये। देखिए, कोरोना की वजह से ना पाबंदी लग गई ना कि आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, कुछ अरसे ट्रेन बंद कर दी, कुछ अरसे उनमें 50% कर दिया गया, तो इस वजह से लॉस ज़्यादा हुआ है। ये कोरोना की वजह, कोविड की वजह से हुआ है ये, वरना आप देखें कि ये 30-35 अरब रुपए का लॉस तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ज़माने में भी था, नून लीग की हुकूमत के ज़माने में भी था। पीपल्स पार्टी वाले उस वक्त 2018 में तकरीबन 19 अरब रुपए का लॉस छोड़ गए थे। आज की करेंसी में अफराते ज़र एडजस्ट करें तो तकरीबन इतना ही बन जाता है। हाँ। तो एक तो ये है कि ये थोड़ा सा हम इसको पस मंज़र में देखें, सियाक़ो सबाक़ में देखें कि कोविड की वजह से खसारा बढ़ा है। दूसरे ये है कि जो ट्रैक है इसको ये चाहते हैं बिल्कुल रिवैम्प कर लेना चाइना की मदद से, CPEC की मदद से ML1 बना के, जिस पे तकरीबन 1000 अरब रुपए खर्च आएगा। वो चाइना अभी देने को तैयार नहीं है कि वो कहते हैं आपकी हालत ऐसी नहीं है माली कि आप इतना कर्जा उठा सके। हाँ। तो सर पे ये अचंभे की बात होगी कि मुलाजमीन के एहतजाज पर मिनिस्ट्री की जानिब से रेस दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी। पीर को अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।